किया जाता है। जय हिंद सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अटल भारत, अखंड भारत के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वो कोरोना काल में अवसरों की बात कर रहे हैं। आपके मंत्रालय के लिहाज से अगर मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करूं तो किस तरह की तैयारी आपकी रही है इस दिशा में, और कितना काम आपके द्वारा, आपके मंत्रालय द्वारा, आपके ऑफिसर्स द्वारा इस दिशा में किया गया है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक आत्मनिर्भरता का सवाल है, सड़क क्षेत्र जो है उसके अंदर आत्मनिर्भरता के ऊपर काफ़ी जोर बहुत दिनों से दिया जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अब हम लोग काम कर रहे हैं, और वो काम किस प्रकार के हैं कि कैसे नई तकनीक डेवलप की जाए, कैसे राजमार्ग जो है वो सस्ते बने, कैसे वो और अच्छे बने, कैसे हम देश के अंदर ऐसी चीज़ों का विकास करें जिससे कि हम जिन जगहों पर आज अगर 1 महीने में पहुंचते हैं तो हम वहाँ पर 1 हफ्ते में पहुंच जाएं। इन सब के ऊपर काम चल रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी ने आह्वान किया है वो यहाँ करके दिखाएगा। सर, आपको वैसे बधाई हो। बधाई मैं आपको इस बात की दे रही हूँ कि जो आपके रोड है ना, ये जो आपके राजमार्ग हैं, दरअसल ये भारत का सिक्योरिटी मैप तैयार कर रहे हैं सर। और मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाह रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है हमारे दर्शक भी इस बात को जानना चाहेंगे कि ये जो राष्ट्रीय रोड मैप, मुझे ऐसे कहना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा रोड मैप जो आपने तैयार किया है, इसके पीछे जनरल की सोच रही है या फिर मंत्री जी की? देखिए, ऐसा है कि ये एक सोच हुई थी वाजपेयी जी से, जब उन्होंने क्वाड्रिलेटरल प्रोग्राम अपना रखा था कि एक जगह से दूसरी जगह संपर्क मार्ग चले। अब पिछले 6 सालों के अंदर भारतमाला परियोजना जोड़ी गई कि हम जितने हमारे इलाके हैं जो कि सरहद के नज़दीक हैं या जिनकी ज़रूरत है हमें, वो जोड़े जाएं, जितने हमारे बंदरगाह हैं सागरमाला के नीचे वो जोड़े जाएं, और उन तक आने वाले अच्छे रास्ते बने ताकि आपको व्यापार के अंदर फ़ायदा मिले। साथ साथ कई चीज़ों को लेकर राजमार्गों को बनाने की कोशिश की गई। इकोनॉमिक कॉरिडोर, कुछ सामान पंजाब में बनता है, निर्यात होता है, जल्दी से जल्दी कैसे निर्यात की जगह पहुंचे, बंदरगाह पर पहुंचे। इसी तरीके से दूसरे कॉरिडोर जहां आपका प्राकृतिक संसाधन है जो फैक्ट्रियों तक जाते हैं, वो कैसे जल्दी आएँ। और इस सब के अंदर ये ध्यान रखा गया है कि जो इलाके, खासकर हमारे जो सीमा के पास के जो इलाके जहाँ विकास नहीं हुआ है, वहाँ पर भी विकास पहुँचे। तो मैं ये कहूँगा कि ये जाल पूरा का पूरा ऐसा है जो भारत को विश्व के अंदर विश्व गुरु बनाने के पायदान पर ज़रूर लेकर जाएगा। सर, आप भारत को बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो ऐसा रोड इंफ्रा बना रहे हैं सर, उस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। जो खुद को ताकतवर होने का जो दम भरते थे, अब उनको डर लग रहा है सर, उनमें खौफ है। आपने एक ऐसी रोड बना दी, श्योलोक डीबीओ रोड, कि खुद को बहुत ताकतवर बताने वाला चीन इस वक्त खौफ में है आपके रोड इंफ्रा से। देखिए, ऐसा है कि हम अपने इलाकों के अंदर रोड बना रहे हैं, अपने विकास के लिए बना रहे हैं, अपने लोगों के विकास के लिए बना रहे हैं, अपने लोगों की सुविधा के लिए बना रहे हैं, तो दूसरों को इसमें खौफ क्यों करना चाहिए। और एक चीज़ और समझिएगा, हमारी तरफ के जो सीमा के इलाके हैं पहाड़ के अंदर, वो ज़्यादा दुर्गम हैं, रोड बनाना वहाँ पर ज़्यादा मुश्किल है। जो इलाके पठार के ऊपर हैं, तिब्बती पठार के ऊपर, रोड बनाना बहुत आसान है। आपको, मुझे पता है कि नहीं, जब अक्साई चिन रोड 50 के अंदर जब उन्होंने करनी शुरू की तो उन्होंने काली रोड नहीं बनाई, सिर्फ डोजर लेके डोज करके एक रास्ता बना दिया। परमाफ्रॉस्ट है, वैसे ही वहाँ पे क्या कहते हैं, कोई चीज़ धंसती नहीं है, रोड बन गई। उस तरफ बहुत आसान है रोड बनाना, हमारी तरफ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी तरफ पहाड़ जो है, जो कि मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है,
थोड़ा सा पानी गिरता है, पहाड़ गिरने लगता है। आप जब उसको काटते हैं, पहाड़ गिरने लगता है। तो अगर हम अपने लोगों की सुविधा के लिए कुछ काम करते हैं तो किसी को इसमें खौफ की ज़रूरत नहीं है। सर, आप अपने लोगों की सुविधा के लिए कर रहे हैं, ये बात उनको समझ कहाँ आ रही है? वो तो आपसे इतना डरते हैं, इतना ज़्यादा खौफ में हैं। और फिर मैं सर आपकी अनुमति से, जनरल सर आपकी अनुमति से मैं चाहती हूँ कि आपका जो मंत्री जी वाला हैट है वो आप साइड में रख दें, और जो पूर्व सेना प्रमुख वाला हैट है वो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप इस बैलेंस को बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बीते दिनों में सर हमने जी न्यूज़ पर ये कोशिश की कि हम सबसे ठोस और सबसे विश्वसनीय कवरेज भारत चीन सीमा विवाद पर जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। आपके ऑफिसर्स से मेरी बात हुई, आप ही के सक्सेसर जनरल बिक्रम सिंह से मेरी बात हुई, कुछ बातें जो सामने आई वो मैं आपके माध्यम से दर्शकों के सामने भी रख रही हूँ, और वो ये है कि भाई चीन की सेना के पास अत्याधुनिक हथियार है लेकिन उसके इस्तेमाल का अनुभव नहीं है उसके पास। एक बहुत बड़ा सच जो 135 करोड़ भारतीयों को जानना चाहिए पीएलए के प्रोपेगेंडा के खिलाफ, वो ये है कि 31 वर्षों में चीन की सेना यानी पीएलए ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है 41 वर्षों में। 1979 में वियतनाम से लड़ी थी, वो हार गई थी। आज भी चीन की सेना में जो ज्यादातर सैनिक और दुश्मन को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी मत देखो। वास्तविक हमारे अंदर और चीन के अंदर कुछ फर्क है। हमारे यहाँ जो भी सैनिक आता है अपनी मर्जी से देश के ऊपर मरने मिटने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए आता है, अपनी मर्जी से आता है। आज आपको पता होगा कहीं पे अगर हम रिक्रूटिंग रैली करा दें, अगर 1000 हम लोगों को भर्ती करने हैं तो कम से कम 20,000 लोग भर्ती होने के लिए आते हैं। चीन के अंदर उनको 4 साल आवश्यक तौर पर सैनिक बनना पड़ता है, चाहे वो चाहता है कि नहीं चाहता, चाहे उसका मन है कि नहीं है, जैसा भी है, क्योंकि उसको पार्टी की तरफ से हुक्म है आप जाकर नौकरी करिए, वो जाके नौकरी करता है। और इसलिए हमारे सैनिक के बीच में उनके सैनिक के बीच में फर्क है, और इस फर्क को जो समझते हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। एक चीज के अंदर जिसके अंदर चीन ने प्रगति की है वो है हथियारों के अंदर उसने अपने आप को आत्मनिर्भर किया, क्योंकि वो जिसको हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसकी परवाह नहीं करता। उन्होंने कहीं गए, चाहे वो टेक्नोलॉजी खरीदी, चोरी की, कॉपी की, वो उन्होंने बना ली। हमारे यहाँ हम जो विश्व के जो नियम हिसाब से चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत उम्दा हैं, लड़ाई के अंदर बेहतरीन हैं, लेकिन क्योंकि प्रोपेगेंडा के तौर पर एक देश हमसे आगे है, साइबर वॉरफेयर के अंदर वो हमसे आगे है, वो लोगों के दिमाग के अंदर सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल देता है कि हम उसको 10 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा समझने लगते हैं। ऐसा नहीं है, वास्तविकता ग्राउंड के ऊपर है, और मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय सेना अपने आप के अंदर हर कार्य के लिए सक्षम है। और सर सबसे बड़ी बात एक ये भी है, और आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि भारतीय सेना देश की सेना है, और जब पीएलए के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कि चाइना की सेना को कहा जाता है, शायद चाइना की सेना मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि वो जो रूलिंग सीसीपी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसकी सेना है, और हमारी सेना तो 135 करोड़ भारतीयों के लिए मिसाल है, रोल मॉडल से कम नहीं है। ये जो नैरेटिव सेट किया गया सर 1962 का हिंदुस्तान और चाइना के संबंधों की जब बात की जाती है, इस सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया, और मैंने कई लोगों से, आप ही के जैसे एक्सपर्ट से, जनरल बिक्रम सिंह से भी पूछा कि ये 1962 को क्यों रेफरेंस पॉइंट बना दिया गया भारत चीन का? 1967 बात क्यों नहीं करता कोई इस देश में?
ऐसा है कि हमारे देश में एक तबका ऐसा है जो नहीं चाहता कि देश की प्रशंसा हो। एक तबका ऐसा है जो हीन भाव से भरा हुआ है। एक तबका ऐसा है जो सोचता है कि सिर्फ वो, उनके परिवार या उनके रिश्तेदार ही सही थे। 62 की लड़ाई नहीं थी। हमारे सैनिकों ने ना कुछ होते हुए भी बहुत कुछ किया। और मैं एक किताब रिकमेंड करना चाहूँगा आपके लिए भी और दर्शक गणों के लिए भी। ये कुणाल वर्मा जी ने लिखी है। किताब का नाम है 1962 वॉर दैट वॉजंट, जहां हमारे सैनिक खड़े होकर लड़े, चीनी पिछड़ गए। जहां उनको हुक्म मिला कि चलो पीछे चलो, वो वहां पर जगह छोड़कर पीछे आ गए और